वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं केमिकल किनेटिक्स का कंप्लीट चैप्टर। ये आपके लिए वन शॉट वीडियो होगी जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पूरा चैप्टर और सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स एंड सभी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आपकी इस वीडियो में होने वाली है। तो इस वीडियो को आप लोगों ने ध्यान से आखिर तक जरूर सुनना है। सो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की वन शॉट वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारे पास कि इस चैप्टर में हम बेसिकली बात करते हैं अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शंस के बारे में। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि रिएक्शन की स्पीड कितनी है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई रिएक्टेंट थे, उनसे बन रहे हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन विद टाइम कैसे चेंज हो रही है उसको हम बोल देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या फार्मूला बनाते हैं? माइनस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रेक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन द टाइम। ठीक है, माइनस का साइन क्यों यूज किया गया है? बिकॉज रेक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है क्योंकि वो विद टाइम यूज होते रहते हैं। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है, देयरफॉर चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय द टाइम। तो ऐसे हम रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है, एक रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पर N2O5 डिकम्पोज होकर NO2 एंड O2 बना रहा है। हमने रिएक्शन को बैलेंस किया हुआ है। तो इस केस में अगर हमने रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना हो तो हमें क्या करना है? तो रिएक्टेंट है यहाँ पर N2O5। ठीक है, सो माइनस उसके आगे जो भी कोफिशिएंट आएगा उसको हम डिवाइड में यूज करेंगे 1/2 चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, तो एक बात आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों ने ध्यान से वीडियो को सुनना है। ठीक है, सुन लेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे, बट आपने वीडियो सुनी होगी तो ही आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि आप लोगों को सुनने पर ही यहाँ से जो है वो यहाँ पर समझ आएंगी। ठीक है, तो आगे बाद में दो है हमारे पास प्रोडक्ट। ठीक है, तो दोनों प्रोडक्ट के विद रिस्पेक्ट टू हम रेट ऑफ रिएक्शन को अलग अलग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि NO2 है तो NO2 के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, और इसके आगे 4 था तो 1/4। इसमें इक्वल टू का साइन है, मतलब ये भी एक रेट को रिप्रेजेंट करती है टर्म। ठीक है, और दूसरी टर्म भी एक रेट को ही रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो दोनों ही रेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और थर्ड ऑक्सीजन है तो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाय चेंज इन टाइम, ये भी रेट को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो ऐसे जितने भी रिएक्टेंट, जितने भी प्रोडक्ट हो गए, सभी के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट डिफरेंट रेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने सोल्व करने हो इंस्टेंटेनियस रेट्स, जैसे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते हैं कि एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर क्या रेट होगा रिएक्शन का, देन हम यूज करेंगे डी, यानी कि डिफरेंशिएशन वाले जो हमारी टर्म्स होती हैं, dr/dt। ठीक है, और इसके आगे भी साइन लगेगा माइनस का। और अगर हमें प्रोडक्ट का सोल्व करना हो तो dp/dt। तो इसको सोल्व करने के लिए, इंस्टेंटेनियस रेट को सोल्व करने के लिए हम ग्राफ को यूज करते हैं। मान लीजिए जे हमारी बन रही है, कर्व बन रही है। ठीक है, सो दिस रिप्रेजेंट्स द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो टाइम के साथ इनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। मान लीजिए हमने एट ए पॉइंट पी सोल्व करना हो इंस्टेंटेनियस रेट, तो हम क्या करेंगे? पी पॉइंट पर ड्रॉ कर लेंगे, टेजेंट कर लेंगे ड्रॉ। ठीक है, और उसकी हम सोल्व कर लेंगे स्लोप। सो स्लोप ऑफ द टेजेंट हमें क्या बताएगी? इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, तो अगर हमें सोल्व करना हो एवरेज रेट, तो एवरेज रेट हम एक इंटरवल में बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर दो चूज कर लेने हैं, टाइम T1 एंड T2। टाइम्स के अकॉर्डिंग हम सोल्व कर लेंगे यहाँ से कंसंट्रेशंस। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर सोल्व कर सकते हैं यहाँ पर एवरेज रेट के चेंज इन दी कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम इन ए गिवन इंटरवल। वो एक इंटरवल के ऊपर होता है, और इंस्टेंटेनियस रेट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट होता है। वो हमें मिलता है माइनस स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पी से। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। इसके बाद है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है दैट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट्स का अमाउंट जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा, उतनी स्पीड से रिएक्शन होगी। ठीक है, क्लियर है? तो जैसे मान लीजिए कि हमने किसी चीज को जलाना है।
ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होगा, उस फ्यूल का अमाउंट भी ज्यादा होगा, तो उसकी रिएक्शन स्पीड से हो जाएगी, उसको जल्दी आग लग जाएगी। ठीक है। तो ऐसे हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। और इसके अलावा है कि रेट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन दी टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। एंड एक और इंपॉर्टेंट है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन दी सरफेस एरिया। दिस इज इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, तो आप उसको जलाना चाहते हैं, आप उसको एज ए फ्यूल यूज कर रहे हैं, ठीक है, कि हम उसको जलाकर वहां से हीट बनाना चाहते हैं। तो अगर तो मैं एज ए पीस को डायरेक्टली जलाऊंगा, ठीक है, ये मान लीजिए एक पीस है, वो वुडन ब्लॉक है, ठीक है, तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगी। अगर मैं इसके छोटे छोटे पीस कर, ठीक है, अगर मैं इस वुडन ब्लॉक के एक छोटे छोटे पीस कर दूंगा, उसको मैं जलाऊंगा, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन हाई रहेगा, ठीक है, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा हुआ? बिकॉज हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, क्योंकि हम जितने छोटे पीसेस बनाएंगे उतना ज्यादा सरफेस एरिया हो जाएगा। देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन दी सरफेस एरिया। क्लियर है? ठीक है। तो आगे चलते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऐसी कोई भी रिएक्शन है, यहाँ पर रिएक्टेंट्स ए बी और सी हैं, ठीक है, और उनकी बैलेंस्ड इक्वेशन में उनके आगे आ रहे हैं कोफिशिएंट्स ए बी और सी, ठीक है। तो हम किसी भी रिएक्शन के लिए रेट लॉ बना सकते हैं, ठीक है। सो रेट लॉ एक एक्सपेरिमेंटल डिटरमिन्ड होती है, टर्म्स होती है। तो ये हमें क्या बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के इनटू दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की पावर्स। जैसे ए है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए, फिर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सी। इन सभी की पावर्स क्या है? पी क्यू आर। मतलब इनकी जो पावर्स हैं, ये जो पी क्यू आर, दीज आर एक्सपेरिमेंटल डिटरमिन्ड वैल्यूज। ये ए बी और सी से अलग भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सभी एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड की जाती हैं। और इन सभी पावर्स को अगर हम यहाँ पर ऐड कर दें, P प्लस क्यू प्लस आर, दिस गिव्स अस दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया जाता है, या फिर एक तो एक्सपेरिमेंटल डिटरमिन हो सकता है ये, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन क्या है कि हमारे पास रिएक्शन का मैकेनिज्म हो, ठीक है, रिएक्शन का मैकेनिज्म होना चाहिए। मैकेनिज्म में से हम क्या सिलेक्ट करेंगे? स्लो स्टेप को, स्टेप जो होगा उस मैकेनिज्म में स्लो स्टेप होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। वहां से हम इसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। आगे फिर हमें आती है कि रेट कांस्टेंट के की हमें यूनिट्स को सोल्व करना होता है, ठीक है। रेट कांस्टेंट के की हमें यूनिट्स को सोल्व करना होता है। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग इसकी यूनिट्स अलग होती हैं। जैसे कि मैंने आपको एन ऑर्डर के लिए एक जर्नल फार्मूला यहाँ पर बना दिया है। तो आप लोग ने क्या याद रखना है कि रेट के यूनिट्स क्या होते हैं? रेट के यूनिट्स होते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड, रेट कांस्टेंट के। और कंसंट्रेशन के यूनिट्स क्या होते हैं? मोल पर लीटर, ठीक है। अब रेज टू पावर एन, क्योंकि हमने ऑर्डर एन लिया है तो एन आ गई पावर। अब ये टर्म उस तरफ जाएगी और इसके साथ हो जाएगी डिवाइड, ठीक है। तो इसकी पावर कितनी बन जाएगी? 1 - एन एंड सेकेंड इनवर्स। तो मान लीजिए ऑर्डर है हमारे पास 1, तो क्या बन जाएंगी इसकी यूनिट्स? मोल पर लीटर की पावर क्या बन जाएगी? 1 - 1 दैट इज 0। और सेकेंड इनवर्स तो क्या बच गई? सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ऐसे आप लोग 0 ऑर्डर के लिए, 1 ऑर्डर के लिए, 2 ऑर्डर के लिए, सभी के लिए आप लोग यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट सोल्व कर सकते हैं फ्रॉम दिस फार्मूला। इसको बस याद रख लीजिए, ठीक है। क्लियर है अभी? ओके। तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है तो प्लीज अपने नोट्स आप लोग खुद प्रिपेयर करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आपकी स्क्रीन पर सब कुछ क्लियर है, ठीक है। वहां से रोक कर उसके नोट्स बनाएं। इतना हार्ड वर्क तो आप लोगों को खुद ही करना पड़ेगा, फिर ही अच्छे से कुछ आएगा, ठीक है। बट एक वीडियो में सब कुछ हो जाएगा, बट आपको भी साथ में ही जो अपना थोड़ा सा ध्यान इस पर अच्छे से रखना होगा। क्लियर है? तो आगे अब चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है दैट इज द मोलिकुलैरिटी, ठीक है। सो व्हाट इज द मोलिकुलैरिटी? मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मोलिक्यूल्स, ठीक है, दैट मस्ट कोलाइड विद ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना दैट मस्ट कोलाइड विद ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि जब कोई रिएक्शन होती है तो कितने मोलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, रिएक्शन उसके साथ हो जाए, ठीक है। मतलब एक टाइम पर कितने मोलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को स्ट्राइक करते हैं
उसको हम बोलते हैं मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सो मोलिकुलैरिटी इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज व्हिच कोलाइड साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन। ठीक है, साइमल्टेनियसली मतलब सेम टाइम पर। ठीक है, मोलिकुलैरिटी मोस्टली 2 हो सकती है। ठीक है, 3 हो सकती है, जैसे इसमें 2 हो रहे हैं, इसमें हो रहे हैं 3 हो सकते हैं, 1 भी हो सकती है, यूनिमोलिकुलर भी होते हैं। 1 वाले को हम बोल देते हैं यूनिमोलिकुलर, जिसमें एक ही मोलिक्यूल डिकम्पोज हो जाए। ठीक है, 2 वाले को हम बोल देते हैं बाईमोलिकुलर। ऐसे इन सभी को हम डिफरेंट डिफरेंट नेम्स देते हैं। अब देखिए, आप लोग खुद इमेजिन कर कर देखिए कि ऐसे मैक्सिमम 3 मोलिक्यूल्स तो एक समय पर एक दूसरे के साथ कोलाइड कर सकते हैं, बट जब 4 आ जाएं, 5 आ जाएं, तो वो सभी साइमल्टेनियसली कोलाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि जिस रिएक्शन के लिए मोलिकुलैरिटी 3 और मोर होती है, वो रिएक्शंस अनकॉमन हो जाती हैं। मतलब कि वो रिएक्शंस जो होती हैं, वो रिएक्शन फिर एक स्टेप की बजाय नंबर ऑफ स्टेप्स में होती हैं। ठीक है, सो because the collision of 3 or more molecules simultaneously has very small chance of occurrence। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सो दीज रिएक्शंस को हम, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं कम्प्लेक्स रिएक्शंस। इसको हम क्या बोलते हैं? कम्प्लेक्स रिएक्शंस। देन दीज अक्कर्स इन नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, अक्कर्स इन नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस नंबर ऑफ स्टेप्स में होती हैं। ईच स्टेप, उस रिएक्शन के हर एक स्टेप को हम क्या नाम देते हैं? एलिमेंट्री प्रोसेस। ठीक है, एलिमेंट्री प्रोसेस का नाम दिया जाता है। ठीक है, और उनमें से जो भी स्लो स्टेप होगा, ठीक है, उन सभी स्टेप्स में से जो भी स्लो स्टेप होगा, दैट गिव्स अस द रेट लॉ। ठीक है, उससे हम क्या बना सकते हैं? रेट लॉ बना सकते हैं। ठीक है, तो जिन रिएक्शंस के लिए मोलिकुलैरिटी की वैल्यू 3 और मोर होगी, वो सभी क्या होंगी? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होंगी, और वो सभी रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में होंगी। हर एक स्टेप को हम एलिमेंट्री प्रोसेस बोलते हैं। उनमें से स्लो स्टेप हमें रेट लॉ के बारे में जानकारी देता है। क्लियर है अभी? और मोलिकुलैरिटी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप लोगों ने मोलिकुलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर वर्सेस मोलिकुलैरिटी में डिफरेंस बुक से रीड कर लेना है। वैसे तो आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा कि ऑर्डर की वैल्यू जो होती है, जो हमारा ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन है, उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। ठीक है ना, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, बट मोलिकुलैरिटी की वैल्यू 1 2 3 4 5 सिर्फ ऐसी हो सकती है। ठीक है, तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, वो एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड चीज है, बट मोलिकुलैरिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दोनों को आप लोगों ने डिफाइन कर देना है, तो ऐसे आप लोगों ने इसका डिफरेंस जरूर पढ़ना है। क्लियर है अभी? ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद एक छोटी सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आपके लिए। ठीक है, सो दिस वन, इसमें है कि इन ए रिएक्शन 2A, यानी कि रेक्टेंट से बन रहे हैं प्रोडक्ट, द concentration of A decreases from 0.5 to 0.4 in 10 minutes. Calculate the rate during this time interval। अब देखिए क्या इंपॉर्टेंट है कि A के अकॉर्डिंग हमें रेट रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ A बाय चेंज इन टाइम, बट आगे 2 जुड़ा है तो बाहर आएगा -1/2 बिकॉज इट इज ए रेक्टेंट, इसलिए साइन हमने लगा दिया माइनस का। चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या हुआ है? 0.4 हो गई है, सो 0.4 माइनस 0.5। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, डिवाइडेड बाय टाइम कितना यूज हुआ है, दैट इज दी 10 मिनट्स। तो इसको सोल्व कर देना, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल थी प्रॉब्लम। तो देखिए, इस साल आप लोगों को ऐसी सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स भी पेपर में आ सकती हैं, तो जरूर प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद एक और यहाँ पर एग्जांपल है, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन द प्लेटिनम सरफेस इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? फॉर विच रिएक्शन द रेट इज इक्वल्स टू rate of reaction is equals to rate constant into concentration of reactant raised to power 0, so it becomes the zero order reaction, जिसमें rate of reaction reactants की concentration पर depend ही ना करता हो, that is the zero order reaction। उसकी example यही है, decomposition of ammonia on the platinum surface। What are the rates of production of N2 and H2 if K is equal to this one? ठीक है, अब देखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा? इज इक्वल टू के, यानी कि ये वैल्यू होगी। रेट ऑफ रिएक्शन और के की वैल्यू हमें दी हुई है। क्लियर है? यूनिट्स यहाँ पर हैं, वो हम बाद में यूज कर लेंगे। रिएक्शन बनाए पहले, अमोनिया ब्रेक होकर N2 और H2 बना रहा है, जो यहाँ पर 2 आता है।
ठीक है, वो हमने दूसरी ओर यूज कर लिया, ठीक है, यहाँ पर ओवर में ले गए। क्लियर है? सो नाउ रेट इज इक्वल्स टू माइनस अमोनिया के अकॉर्डिंग ये बनेगा डी अमोनिया बाई डी टी, बाद में प्लस इनके लिए, अब देखिए N2, अब N2 के आगे क्या है, 1/2 है, तो ये 2 का हम करेंगे, मतलब कि 1/2 का हम क्या करेंगे यहाँ पर रेसिप्रोकल, तो वो 2 ऊपर चला गया, और यहाँ पर है 3/2 उसका रेसिप्रोकल किया तो ये बन गया। ठीक है, क्लियर है? तो हमें सोल्व करना है रेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द N2, तो हमने सोल्व करनी है dN बाय dt की वैल्यू, तो यहाँ से रेट इज इक्वल्स टू 2dN बाय dt, तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे, रेट की वैल्यू यूज करेंगे, 2 जो है वो इस तरफ आ जाएगा, तो हम इसे सोल्व कर कर dN बाय dt की वैल्यू हमने निकाल ली, तो ये आ गया। तो सिमिलरली हम यहाँ पर सोल्व कर लेंगे dH2 बाय dt की वैल्यू। ठीक है, तो दोनों साइड्स को हमने एक बार इसको और रेट को यहाँ पर इक्वेट किया है, और एक बार रेट को और इसको इक्वेट किया है। ठीक है, दोनों साइड पर हमने इनको यूज किया और हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद है हमारी एक और सिंपल सी प्रॉब्लम के प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो हमने इस ग्राफ से ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन बताना है। ये ग्राफ आप लोग याद रख लीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ फ्रैक्टेंट है एक तरफ और दूसरी तरफ है टाइम। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन ऑफ फ्रैक्टेंट जो है वो यहाँ पर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। ये कौन सा ग्राफ है? एक्सपोनेंशियल कर्व है। ठीक है, एक्सपोनेंशियली ये डिक्रीज कर रहा है, सो दिस इज द एक्सपोनेंशियल कर्व। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल कर्व है, तो इसका मतलब दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है? तो सेकंड उसने पूछा है कि थ्योरेटिकली कैन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट reduces टू जीरो आफ्टर इनफाइनाइट टाइम? नो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? नो, बिकॉज एक्सपोनेंशियल कर्व जो होती है वो हमेशा अब ऐसे ही यहां से जाती रहेगी, वो एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट ही नहीं होगी। ठीक है, सो देयरफॉर कंसंट्रेशन जीरो होने के यहाँ पर चांस है नहीं, सो देयरफॉर इसका आंसर हम यहाँ पर नो लगा देंगे। क्लियर है? तो ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम आपको एग्जाम में आती हैं, तो मतलब आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, देन इसमें कोई भी प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एक और यहाँ पर छोटी सी प्रॉब्लम है कि फॉर द रिएक्शन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज रिप्रेजेंटेड एज दिस वन। हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो उसने पूछा है कि इंटरप्रेट वेदर द रिएक्शन इज एलिमेंट्री और द कॉम्प्लेक्स, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। क्या ये रिएक्शन एलिमेंट्री है और क्या ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है? एलिमेंट्री मतलब जो रिएक्शन एक स्टेप में हो जाए, कॉम्प्लेक्स मैंने आपको बताया था जो रिएक्शन मोर देन वन स्टेप्स में हो। ठीक है, तो अब देखिए हमने उसके लिए उसका ऑर्डर निकालना है, तो ऑर्डर आपका फ्रैक्शन में आ जाए, जब भी कभी आपका ऑर्डर फ्रैक्शन में आ जाए, देन ये जो रिएक्शन होगी वो ऑलवेज कॉम्प्लेक्स होगी। ठीक है, सो देयरफॉर मोलिकुलैरिटी तो 1.5 हो नहीं सकती, तो ऑर्डर तो हमारा आ गया है, ठीक है ना, 1.5, बट मोलिकुलैरिटी तो 1 2 3 हो सकती है, तो 1.5 हो नहीं सकती, सो देयरफॉर दिस रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स। तो इसका मतलब ये जो रेट ला है ना, ये इस रिएक्शन के किसी ना किसी स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। ठीक है, write the units of the rate constant for the reaction if the concentration of A and B is expressed in the mole per liter। हमने भी मोल पर लीटर ही यूज किया था, तो हमने यहाँ से रेट कांस्टेंट के यूनिट्स निकालने हैं, तो रेट के यूनिट्स लगा दें मोल पर लीटर पर सेकंड, ए के मोल पर लीटर और बी के भी मोल पर लीटर की पावर 1/2। ये वाला मोल पर लीटर इसके साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा सेकेंड इनवर्स के इंटू मोल पर लीटर की पावर 1/2, ये उस तरफ जाएगा, तो इसकी पावर हो जाएगी -1/2। एक बार मोल के साथ मल्टीप्लाई कर दें -1/2 उसकी पावर और एल की पावर कर दें, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल थी प्रॉब्लम। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट हो तो आपके 2 या फिर 3 मार्क्स की सिंपल सी प्रॉब्लम बन जाती है। क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं। कुछ ग्राफ्स हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें से ग्राफिकली प्रॉब्लम्स बहुत बार आती है। सबसे पहले है रेट विद कंसंट्रेशन ऑफ रेक्टेंट। ठीक है, रेट एंड कंसंट्रेशन का ग्राफ, रेक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना हो, मतलब रेट कांस्टेंट ही रहे, देन इट इज ए जीरो डायरेक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन रेक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, स्ट्रेट लाइन ग्राफ दे, देन इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्ट्रेट लाइन ग्राफ ना बने, मतलब आर और रेट में कुछ और ग्राफ बन जाए, देन हम आर स्क्वायर के साथ बनाकर देखेंगे।
अगर आर स्क्वायर के साथ स्ट्रेट लाइन बन जाता है देन इट इज ए सेकंड ऑर्डर। आर स्क्वायर के साथ ना बना तो आर क्यूब के साथ भी चेक किया जा सकता है, देन इट इज थर्ड ऑर्डर, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे इसमें बहुत सारे ग्राफ्स हैं, प्लीज ग्राफ्स को जरूर बना लेना, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं। इसके बाद आती है हाफ लाइफ पीरियड। अब देखिए हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ मींस दैट कि जितने टाइम में, ठीक है, रेक्टेंट्स हाफ यूज हो जाए, ठीक है, और हाफ रह जाए। मान लीजिए ये थी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रेक्टेंट, और बाद में हमारे पास कितना अमाउंट बचा है, आर नोट बाई टू, मतलब हाफ रेक्टेंट हमारा यूज हो जाता है, हाफ रह जाता है, देन इट इज कॉल्ड, कितने टाइम में ऐसा होता है, दैट टाइम इज कॉल्ड दी हाफ लाइफ पीरियड। इसको हम टी के साथ ऐसे 1/2 के साथ इसे शो करते हैं, टी हाफ लाइफ। इसके फॉर्मूले सभी ऑर्डर्स के लिए अलग अलग होते हैं, आप लोगों ने याद कर लेने हैं। जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ लाइफ इज इक्वल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन आर नोट डिवाइडेड बाय 2 इंटू के इज द रेट कांस्टेंट, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, ठीक है। क्लियर है अभी? तो ऐसे हम इसे सोल्व कर सकते हैं। इनके ग्राफ्स को याद रखिएगा, टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन में अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ बने देन इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि टी हाफ इज इक्वल्स टू आर नोट, ऊपर ही है ना, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इन दोनों में ऐसा बने कि टी हाफ लाइफ कांस्टेंट रहे विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल कंसंट्रेशन देन इट इज फर्स्ट ऑर्डर एक्शन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर के हाफ लाइफ के बारे में, कि जो फर्स्ट ऑर्डर होती है रिएक्शन उसका हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। तो इसलिए ऐसा बनता है। अगर सेकंड ऑर्डर को देखें तो 1 ओवर आर नोड में हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, क्योंकि आर नोड ओवर में आ गया है तो हमें 1 ओवर आर नोड में ग्राफ बनाना होगा, ठीक है। सो दिस ग्राफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लियर है अभी? इनके प्रूफ्स के लिए आप लोगों के लिए मैं कुछ सेपरेट वीडियोस बना दूंगा, अगर आप लोग इनके प्रूफ्स को भी सीखना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पर सेपरेटली एक्सप्लेन करेंगे। फिर आती हैं सीडो केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, दोज रिएक्शंस व्हिच अपीयर्स टू बी ऑफ हायर ऑर्डर, ठीक है, अपीयर होती है कि उनका हायर ऑर्डर हो बट एक्चुअली फॉलोज दी लोअर ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है, उनका एक्चुअल में लो ऑर्डर होता है। दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड दी सीडो केमिकल रिएक्शंस। इसकी एग्जांपल है सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। यहाँ पर एक है हमारे पास ईस्टर है, ठीक है, दैट इज द इथाइल एसीटेट। उसको हमने वाटर में ऐड किया तो उससे बन जाता है यहाँ पर एसिटिक एसिड एंड द इथाइल अल्कोहल। तो वाटर का अमाउंट यहाँ पर ऑलमोस्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ इसी पर डिपेंड करेगा। सो ऑर्डर हमारा क्या बनेगा, ओनली 1 बनेगा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड था कि वाटर का भी साथ में ऐड हो और 2 बने, बट एक्चुअल में ये कितना बनता है, 1 ही बनता है, ठीक है। क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं। अब देखिए वन शॉट वीडियो है तो मैं आपको एक्सप्लेन ऐसे ही मतलब सभी चीजें एक एक बार एक्सप्लेन करता जाऊंगा। आप लोग रुक कर वीडियो को दोबारा सुन सकते हैं, आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो फाइंड दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ रेट इज दिस वन। ऑर्डर निकालने के लिए हमने क्या करना है, रेट ला में जितनी भी रेज टू पावर से उनको ऐड कर दें तो यहाँ से ऑर्डर आ जाएगा 2, ठीक है। और फोर्थ प्रॉब्लम इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। फॉर द रिएक्शन H2O2 इन दी अल्केलाइन मीडियम, इसमें आयोडीन ऐड किए गए हैं, आयोडाइड आयन ऐड किए गए हैं, H2O और O2 बन रहा है, डिकम्पोजिशन हो रही है। इसका मैकेनिज्म भी हमें स्टेटमेंट में बताया गया है, 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है, एक है स्लो स्टेप, एक है फास्ट स्टेप। मैंने आपको बताया था स्लो स्टेप इज दी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, ठीक है। तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कौन सा होगा, स्लो स्टेप होगा। तो स्लो स्टेप में एक है H2O2, एक है आई, जो आयंस है यहाँ पर आयोडाइड, तो इन दोनों पर हमारा रेट डिपेंड करेगा। सो देयरफॉर रेट इज इक्वल्स टू के इंटू H2O2 की कंसंट्रेशन और आयोडाइड आयंस की कंसंट्रेशन। तो दोनों की पावर्स जो भी यहाँ पर आएंगी, इसके आगे 1 1 है तो इसकी पावर्स भी 1 1 आ गई, तो ऑर्डर हमारा 2 बन जाएगा। दूसरे स्टेप का इसमें कोई रोल नहीं है बिकॉज इट इज दी फास्ट स्टेप। सो स्लो स्टेप हमारा मेन स्टेप होता है जो कि रेट ला हमें बनाकर देता है, ऐसे बनाते हैं रेट ला स्लो स्टेप से, ठीक है। क्लियर है भाई? तो आगे चलते हैं। आगे है कि रिलेशन बिटवीन द कंसंट्रेशन एंड द टाइम, या फिर इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस, ठीक है। सो इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशंस होते हैं ये, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जरूर याद रखने हैं, यही मतलब मेन काम है, इसी पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। सबसे पहले फॉर दी जीरो ऑर्डर एक्शन, जीरो ऑर्डर के लिए यहाँ पर आएगी कंसंट्रेशन ऑफ द रेक्टेंट एट एनी टाइम टी इज इक्वल्स टू माइनस रेट कांस्टेंट इनटू द टाइम प्लस
प्लस क्या बनेगी यहाँ पर, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब इस इक्वेशन को, ये जो हमने यहाँ पर इक्वेशन बनाई है, ठीक है, इस इक्वेशन को आप लोग कंपेयर कर कर देखिए y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ। तो y एक्सिस पर क्या आएगा, कंसंट्रेशन r, ठीक है, और x एक्सिस पर क्या आएगा, टाइम, ठीक है, टाइम। स्लोप क्या आएगी, m इज इक्वल्स टू दी माइनस के, ठीक है, और हमारा इंटरसेप्ट क्या आएगा, r नोट, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसका ग्राफ बनाए। तो ग्राफ मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ग्राफ्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर। ग्राफ्स आपको जरूर यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारे पास, दैट इज फॉर दी फर्स्ट ऑर्डर एक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या फार्मूला है, के यानी कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 2.303 ओवर टी लॉग के अंदर है इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय दी कंसंट्रेशन एट टाइम टी, ठीक है। अब इस इक्वेशंस की कुछ फॉर्म्स, वैसे तो यही फार्मूला यूज किया जाता है इन दी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अगर हम यहाँ पर log का फार्मूला अप्लाई करते हैं, log m बाय n का, तो यहाँ से ये इक्वेशन हमारे पास बन जाती है, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशंस को आप लोगों ने ध्यान से देखना है। तो क्या इक्वेशन है, ln r, तो ln मतलब log बेस e वाला, जिसका बेस e हो, प्लस ln r, ठीक है। तो इसको भी अगर आप लोग इसी इक्वेशन के साथ करेंगे कंपेयर, तो y एक्सिस पर ये आ जाएगा, x एक्सिस पर आएगा टाइम, और स्लोप हमारी बन जाएगी माइनस के, और इंटरसेप्ट बनेगा ln r। अगर हम log बेस e को चेंज कर लें हमारे log बेस 10 में, तो ये क्या बन जाएगा, log r। तो इसके साथ क्या आती है टर्म, 2.303, और वो यहाँ पर ओवर में आ जाएगी, 2.303, ठीक है, इनटू टाइम प्लस log r नोट इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ हमारा बनेगा कि y एक्सिस पर आ गया log r, ठीक है, x एक्सिस पर टाइम, स्लोप आ गई हमारी माइनस के ओवर 2.303, और इंटरसेप्ट बन गया log r नोट, ठीक है। तो इनमें से एक ग्राफ पर तो प्रॉब्लम मतलब आनी श्योर होती है, तो आप लोगों ने ग्राफ्स को जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। अगर गैस फेस में रिएक्शन हो, उसका फार्मूला आप लोगों ने याद रख लेना है। अगर मान लीजिए कोई गैस फेस में हो रही है रिएक्शन, मतलब सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट गैसियस हैं, तो ए डिकम्पोज होकर बी और सी बना रहा है, तो उसके फार्मूले में हम ये तो सेम रखेंगे, 2.303 बाई टी इंटू लॉग, ऊपर रखेंगे हम यहाँ पर इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय 2 इंटू इनिशियल प्रेशर माइनस टोटल प्रेशर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यूज होना था रिमेनिंग प्रेशर ऑफ ए। तो रिमेनिंग प्रेशर ऑफ ए जो होता है, यानी कि पी ए जो हमने सोल्व किया, उसका फार्मूला हम क्या बना लेते हैं, 2 PI माइनस PT, ठीक है। तो ये आप लोगों ने यूज कर लेना है, क्लियर है। तो ये भी फार्मूला यहाँ पर यूज होगा, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स इन्हीं पर बेस्ड करते हैं, यही हमारे चैप्टर का मेन काम है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है कि द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस वन, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द के, ठीक है, एंड ऑर्डर भी हमें बता दिया गया है। हाउ मच टाइम विल टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स टू 1/16 वैल्यू। मतलब अगर हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, देन हमने सोल्व क्या करना है कि ये कितने टाइम में 1/16 रह जाती है, ठीक है। ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमने फार्मूले में यूज करना है। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना है, A/16, तो उसने क्या कहा है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू रिड्यूस टू इट्स, मतलब रिड्यूस होकर वो अब कितना है, 1/16 रह गया है। तो फार्मूला अप्लाई कीजिए, T इज इक्वल्स टू 2.303 बाई के log r नोट बाई r, आर नोट की वैल्यू a और r की वैल्यू A/16, a के साथ a कैंसिल हो जाएगा, 16 ऊपर चला जाएगा, log 16। सो नाउ log 16 इज इक्वल्स टू दी log 2 रेज टू पावर 4, तो 4 आगे आ जाएगा, सो 4 इंटू log 2, तो log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010, तो वहां से आप लोगों का ये वाला आंसर बन जाएगा। तो एक बात आप लोगों ने याद रख लेनी है, log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, और log 5 की वैल्यू, ये तो याद ही रख लीजिए ना, ठीक है। तो ये तो मोस्टली यूज होती रहती है, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है अभी, ठीक है, सिंपल है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद एक और इसी पर बेस्ड है प्रॉब्लम के, ए फर्स्ट ऑर्डर एक्शन टेक्स 40 मिनट्स, ठीक है, फॉर द 30% डिकम्पोजिशन। मतलब
मतलब के रिएक्शन के 30% होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 40 मिनट। हमने हाफ लाइफ निकालनी है। देखिए हाफ लाइफ है, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ का फार्मूला क्या था, 0.693 बाय के, या फिर के इज इक्वल टू 0.693 बाय टी हाफ। तो हमने के निकालना है, ठीक है। अब टी है 40 मिनट्स और डिकम्पोजिशन का रेट क्या है, दैट इज दी 30% हुई है। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन हम 100 अज्यूम कर लें, 30% हो चुकी है रिएक्शन, रिमेनिंग कितना बचा रिएक्टेंट वो हमने सोल्व करना है, 100 माइनस 30 यानी कि 70 बचेगा रिमेनिंग। तो हमने फार्मूला लगाया 2.303 बाय टी इंटू लॉग आर नोट बाय आर। तो हमने यहाँ पर अब सोल्व करना है log 100 बाय 70, ठीक है। तो जीरो के साथ आप लोग जीरो सोल्व कर लीजिए, सो दिस बिकम्स दी log 10 माइनस log 7। तो log 7 की वैल्यू अब आप लोगों को रीड करनी होगी, log 10 की वैल्यू होती है 1 और log 7 की वैल्यू रीड कर कर यहाँ पर यूज कर लें, दोनों को करें माइनस, तो वो आंसर आप लोगों ने इसकी प्लेस पर यहाँ पर यूज कर कर इसका जो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो k की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब k की वैल्यू यहाँ पर हाफ लाइफ में लगाएंगे, तो हाफ लाइफ में लगाने पर उसका आंसर आ जाएगा दिस वन, ठीक है। डिवाइड करने पर आंसर आ जाएगा। अब ये जो छोटी मोटी सोल्विंग बाकी की बची है वो आप लोगों ने खुद कर लेनी है, कुछ खास नहीं है डिफिकल्ट, ठीक है। तो आगे चलते हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें से है प्रॉब्लम के द कार्बन 14 कंटेंट ऑफ एन एशियन पीस ऑफ वुड was found to have 3/10 of that in the living tree, ठीक है। तो कितना है उसमें अमाउंट, 3/10, ठीक है। हाउ ओल्ड इज द पीस ऑफ वुड, पीस ऑफ वुड की हमें एज निकालनी है, ठीक है। तो हमें लोग वगैरह की वैल्यू सब कुछ बताया गया है। तो सबसे पहले उसकी हाफ लाइफ भी हमें बताई गई है, हाफ लाइफ बताई गई है, हाफ लाइफ से हम के निकाल लेंगे। मान लीजिए इनिशियल अमाउंट ऑफ द कार्बन 14 रेडियो एक्टिव होता है, आइसोटोप ए है। तो बाद में हमारे पास कितना बच गया, उसने बताया है 3/10 ऑफ ए, यही कहा है उसने 3/10, ठीक है, 3/10, ओके है। अब हाफ लाइफ से हम सबसे पहले निकालेंगे यहाँ से रेट कांस्टेंट, तो वो हमने यहाँ से निकाल दिया, के इज इक्वल्स टू 0.693 बाय टी हाफ, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो रिएक्शन हमारी फर्स्ट ऑर्डर है, ये आपको कैसे पता चलेगा, जितने भी रेडियो एक्टिव डिके हैं वो सभी फर्स्ट ऑर्डर होते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो सभी फार्मूले हम यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर वाले ही अप्लाई करेंगे। अब हमारा हम फार्मूला लगाते हैं टाइम का, ठीक है। सो टाइम इज इक्वल्स टू दी 2.303 बाई के, सो लॉग आर नोट बाई आर। आर नोट की वैल्यू ए है और आर की वैल्यू है 3/10, ए के साथ ए कैंसिल, ये ऊपर चला गया, log 10 माइनस log 3 की वैल्यू उसने हमें बताई है 0.4771, तो ये यूज कर कर आप लोग यहाँ से आंसर निकाल दें, ठीक है। तो बाकी की मल्टीप्लाई कर कर आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। इतना क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो कार्बन 14 होते हैं ना, ये हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं। जब कोई बॉडी, जब कोई मतलब चीज है उसमें जितना टाइम तो जान होती है, मतलब कि जितना टाइम वो जिंदा रहती है उतना टाइम तो कार्बन 14 का कंटेंट उसमें ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। बट उस चीज की उस चीज की डेथ के बाद उसका डिके होना शुरू हो जाता है, जिससे कि हम उस चीज की यहाँ पर एज के बारे में जो है वो यहाँ पर आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग, ठीक है। तो आगे चलते हैं न्यूमेरिकल, जिसमें कि हम गैस फेस वाला फार्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले रीड करते हैं स्टेटमेंट। द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो सेम रिएक्शन है, एक रिएक्टेंट है, दो बन रहे हैं प्रोडक्ट। हमें क्या दिया गया है, दो एक्सपेरिमेंट्स में टाइम 0 पर टोटल प्रेशर दिया गया है और टाइम यहाँ पर हुआ है 100 और टोटल प्रेशर दिया गया है। अब ये जो है दिस इज द इनिशियल प्रेशर और ये क्या है, दिस इज दी पीटी, ठीक है, टोटल प्रेशर एट दी टाइम ऑफ 100 सेकेंड। कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्रैक्शन व्हेन दी टोटल प्रेशर इज 0.65 एटमॉस्फेयर। हमें तो सबसे पहले अब यहाँ से के निकालना है, ठीक है। रेट कांस्टेंट आ जाए तो बाकी सब कुछ तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर डिनोट कर दिया कि हमें क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं। फार्मूला लगाएं, फार्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया था 2 pi माइनस पीटी वाला। तो पूरा फार्मूला लगाने पर आपको सोल्विंग तो अब इसकी खुद करनी होगी। तो ये जो लोग वाली वैल्यू है इसको आप लोगों ने सोल्व कर लेना है। अंदर है 0.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.5 माइनस 0.6, तो ये बच जाएगा 0.5। ये बन गया 2 इंटू 0.5 1 माइनस 0.6 0.4, तो ये बच जाएगा 5/4, यानी कि log 5 माइनस log 4, ये आपको सोल्व करना है।
ठीक है, तो ये हमारे पास के आ गया। तो अब हमने रेट लॉ यहाँ से फॉर्म कर लेना है, क्योंकि रिएक्शन हमारी यहाँ पर है फर्स्ट ऑर्डर। सो देयरफॉर रेट इज इक्वल्स टू के इनटू प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट। रेज टू पावर कितनी रहेगी, 1 रहेगी, बिकॉज रिएक्शन इज द फर्स्ट ऑर्डर। अब उसने हमसे क्या पूछा है कि रेट सोल्व कीजिए जब टोटल प्रेशर कितना हो, 0.65 एटमॉस्फेरिक हो। ठीक है, तो टोटल प्रेशर ये हो गया। ठीक है, तो उसमें से हमें सोल्व करना है जो यहाँ पर हमारे रेक्टेंट का प्रेशर होगा। तो वो मैंने आपको जैसे बताया था ना कि रेक्टेंट के प्रेशर का फार्मूला यही होता है 2 PI माइनस पीटी। ठीक है, सो 2 PI माइनस पीटी, तो पीआई हमारा ये यूज होगा और पीटी बनेगा 0.65 जो इस बार दिया है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द रिमेनिंग प्रेशर ऑफ द रेक्टेंट। तो ये वैल्यू हमने यहाँ से सोल्व कर ली है। अब ये आपको यहाँ पर यूज करनी है विद द वैल्यू ऑफ के। सो रेट इज इक्वल्स टू के इनटू प्रेशर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको जरूर आप लोगों ने सोल्व कर लेना है। क्लियर है? ठीक है, तो थोड़ी सी सोल्विंग होती है, बट इतना काम तो अब आप लोगों को खुद ही करना सीखना पड़ेगा। क्लियर है? अभी तो आगे चलते हैं। इसके बाद है हमारी प्रॉब्लम अपॉन दी मेथड ऑफ द इनिशियल रेट लॉ मेथड। ठीक है, तो इसके साथ भी हम ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन सोल्व कर सकते हैं। तो पहले हम स्टेटमेंट को देखते हैं कि हमें क्या क्या यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द किनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन दिस वन। ठीक है, तो 4 एक्सपेरिमेंट्स में ए रिएक्टेंट और बी रिएक्टेंट के डिफरेंट इनिशियल अमाउंट्स हैं और इनिशियल रेट्स हैं। ठीक है, ये सब कुछ दिया गया है। हमने रेट ला बनाना है और रेट कांस्टेंट को भी सोल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए, आप लोगों ने रेट लाना ऐसे ज्यूम कर लेना है के इंटू, एक है ए और एक है रेक्टेंट बी, दोनों की पावर हम खुद ज्यूम कर लेते हैं पी के। क्लियर है अभी? अब देखिए, हमने इन सभी रेक्टेंट्स की कंसंट्रेशन और रेट को यहाँ पर यूज करना है। जैसे मैं इसको यूज करता हूँ, ए की वैल्यू कितनी है, 0.1 है। ठीक है, बी की वैल्यू भी 0.1 है। ठीक है, के तो के रहेगा, और रेट कितना है, 6.0 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो ऐसे जब हम सभी को बना लेंगे, ऐसे इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 हमारे पास 4 इक्वेशंस बन जाएंगी। उनको हमने आपस में डिवाइड करवाना है, उन्हीं को जिनमें दो चीजें सेम, जैसे ये दोनों है। तो हम क्या करेंगे, 1 और 4th को डिवाइड करवाएंगे, क्योंकि बी का अमाउंट सेम है ना, वो तो सोल्व हो जाएगा, तो ए के अकॉर्डिंग हमारी सोल्विंग हो जाएगी। ठीक है, जो सेम अमाउंट वाले हैं उनको डिवाइड करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने यहाँ पर रेट 1 और रेट 4 को यूज किया है। ठीक है, इन दोनों को। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशंस बना ली। अब इन दोनों को हमने कर देना है डिवाइड। ठीक है, 2 को हमने ऊपर रखा और 1 के साथ उसे हमने कर दिया डिवाइड। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगी, पॉइंट के साथ पॉइंट कैंसल, 4 की पावर पी आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये है 4/1। और इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका 4 आ गया, तो यहाँ पर है 4 की पावर 1, तो पी हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर हमने सेकंड और थर्ड को है, ठीक है, ऐसे ही करना सेम। सेकंड और थर्ड के अकॉर्डिंग आप लोगों ने एक्सप्रेशन बना लेनी है। अब इन दोनों को करेंगे डिवाइड, तो हमारा क्यू आ जाएगा। क्यू और पी आ गए हैं, तो हम यहाँ पर ए और बी की पावर्स में यूज कर लेंगे। ठीक है, तो बाद में आप लोगों को कोई भी एक यहाँ से यूज कर लेना। ठीक है, किसी भी एक एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज लगाकर हम अपनी के की वैल्यू सोल्व कर लेंगे। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल, कि आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, जिन दोनों में एक रेक्टेंट का अमाउंट सेम है उनको आपने डिवाइड करवाना है, जैसे यहाँ पर इन दोनों का है। ठीक है, क्लियर है अभी? तो ऐसे आप लोग इसे सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है कि रेट ऑफ फ्रैक्शन जो है वो टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। तो मोस्टली क्या होता है, टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करते हैं बाय दी 10 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा रेट ऑफ फ्रैक्शन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, तो ये आप एक सिंपल सा रूल याद रख सकते हैं। इसके रीजंस कुछ होते हैं, वैसे वो सभी टॉपिक हमें हटा दिए गए हैं, दैट इज दी कोलिजन थ्योरी वगैरह, बट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, मतलब ज़्यादा कोलिजन होने शुरू हो जाते हैं, और मोलिक्यूल्स की एनर्जी भी हाई हो जाती है। ठीक है, मोर मोलिक्यूल्स की एनर्जी जो एनर्जी के बैरियर को क्रॉस करके उसके ऊपर हो जाती है। ठीक है ना, मतलब कि थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, मतलब जो मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए रिएक्शन होने के लिए, जब हम हीट कर देते हैं तो ज़्यादा मोलिक्यूल्स उस थ्रेशोल्ड एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं।
तो देयरफॉर ओवरऑल इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीज होने के कारण रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्लियर है अभी? इसके अलावा इफेक्ट ऑफ द कैटलिस्ट ऑन द रिएक्शन रेट। ठीक है, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता है। कैसे फास्ट करता है? क्योंकि वो एक न्यू पाथ हमें बना देता है, वो एक न्यू पाथ देता है जो कि लोअर एक्टिवेशन एनर्जी का पाथ होता है। ठीक है, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी हमें लो चाहिए होती है, तो हमारी रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज हो जाती है, और वो बीच में एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसके कारण कि हमें लो एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए ये दोनों रेक्टेंट्स थे ए बी, इसमें हमने ऐड कर दिया सी कैटलिस्ट। ये क्या करेगा? एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना देगा, तो ये ए और बी को आपस में ज्वाइन करवाकर खुद बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए रेक्टेंट्स की एनर्जी है, सो दिस वन द प्रोडक्ट। विदाउट दी कैटलिस्ट हमें यहाँ तक जाना पड़ता था, पहले इतनी एनर्जी गेन कर कर फिर होती थी रिएक्शन। ठीक है, बट विद दी कैटलिस्ट ये काम यहीं पर हो जाएगा, मतलब एट दी लोअर एक्टिवेशन एनर्जी पर ही रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट कुछ हैं पॉइंट्स के। कैटलिस्ट डज नॉट शिफ्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन को सेम रखता है। इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी टू द सेम एक्सटेंट फॉर बोथ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए सेम काम करता है, और हाईली स्पेसिफिक होता है, मतलब हर एक रिएक्शन के लिए हमें कुछ अलग यहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं कैटलिस्ट। एंड डज नॉट चेंज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसके साथ चेंज इन एंथैल्पी बिल्कुल नहीं होगा, मतलब कि जो प्रोडक्ट की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी में में जो डिफरेंस होता है वो सेम रहता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों ने अबाउट दी याद रखनी है, अबाउट दी कैटलिस्ट। ठीक है, क्लियर है अभी? तो इसके बाद ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप लोगों ने खुद रीड आउट कर लेनी है, खुद सोल्व कर लीजिए, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। बाकी आप लोग यहीं पर वीडियो को पॉज करें और इन्हें रीड आउट अभी ही साथ में ही इन्हें सोल्व आउट कर लें। छोटी छोटी प्रॉब्लम है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर यूजफुल रहने वाली है। ठीक है, सो आई होप कि आप सबको अच्छे से इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। ऐसे ही वन बाय वन आपको बाकी सभी चैप्टर्स की वन शॉट वीडियोस भी मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना ऑन दी टेलीग्राम, जहाँ पर के आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक्स डायरेक्टली मिल जाते हैं। आपके लिए इजी रहता है। ठीक है, आपको कोई भी वीडियो चाहिए या फिर कोई भी और मटेरियल चाहिए, तो आपको वहाँ पर सब कुछ ईजिली अवेलेबल हो जाता है। और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।